Very good morning to all of you and welcome back. So we are on the verge of a weekend. The weekend is about to come. So I always herald that because I know you also look forward to that. At least thoda sa respite. Not that you will have a relaxed weekend with me because I know there would be other classes possibly, but still a little bit of respite I can say at the least. Well, good morning from Aryan, Tansh, Harshit, Parth. Let's now continue with our agenda. तो हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे, उस दिन मतलब कल ही, about non-conservative electric field. ठीक है ना? तो कल का जो मेन एजेंडा था, that was about non-conservative electric field. तो हमने देखा था कि उसमें सर्कुलर पाथ में भी पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर है. So that was the first time we encountered such a electric field line. That was the first thing. और second thing था कि क्योंकि ये सर्कुलर फील्ड है तो यानी अगर क्लोज्ड पाथ में मैं देखता हूं तो वर्क डन नॉन जीरो होता है, which is the first indicator कि एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है ना? ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इसके बाद आज हम लोगों ने बताया था कि मैंने बताया था इस दैट आज हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे. इट वाज जस्ट वन टॉपिक लेफ्ट एंड दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर. देखो दुनिया में जितने भी पावर जनरेशन हो रहा है अब तो खैर थोड़ा सा ट्रेंड सोलार की तरफ जा रहा है, यानी नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ जा रहा है. बट अगर मैं इसके पहले का देखता हूं तो लाइक लास्ट 150 इयर्स या उससे भी बात ज्यादा 150 इयर्स क्यों, ऑलमोस्ट 200 साल ही समझ लो, से जो पावर जनरेशन हो रहा है, पावर जनरेशन चाहे वो कम पावर हो लैब वाला या इंडस्ट्रियल स्केल में बड़े बड़े पावर प्लांट्स क्यों ना हो, उसमें जनरेशन का तरीका एक ही अलग है एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर. तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में बेसिकली क्या है कि दिस इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर. अगर मैं एक मैग्नेट लेता हूं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो. ठीक है, एंड you can have a situation like this. ओके, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया और यहाँ पे कॉइल है. ठीक है, तो ये जो कॉइल है ये एक्चुअली एक मल्टीपल वो कॉइल है और इसके साथ एक स्लिप रिंग होता है. और यहाँ पे बाहर का अरेंजमेंट होता है. दिस इज बेसिकली आउटपुट वायर्स. ये आउटपुट है. ठीक है, these are called as carbon brushes. हर एक का अपना अपना रोल है. भाई कार्बन ब्रशेस से क्यों स्लिप रिंग क्यों यूज करते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी विल डिस्कस. इनको हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग्स. ठीक है, नाउ लेट्स सी द रोल ऑफ ईच. पहली बात तो हो क्या रहा है ना, ये जो चीज है ना, अगर इसको मैं प्रैक्टिकली देखूं तो पता क्या है, ये जो चीज है कॉइल है, ये एक्चुअली एक सिलेंडर के अराउंड वाउंड अप किया जाता है. ऐसे किया जाता है. ये सिलेंडर होता है और यहाँ पे एक शाफ्ट से इसको घुमाया जाता है. द शाफ्ट ऑफ द सिलेंडर एंड दिस इज रोटेटेड. अब तुम बोलोगे ये शाफ्ट से रोटेट कैसे कराया जाता है ना, ये शाफ्ट आगे जाके कुछ ना कुछ घुमाने वाला एजेंट होगा. जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होगा, वाटर आएगा और उसके साथ व्हील होगा तो ये पूरा घूमेंगे शाफ्ट.
स्टीम यानी थर्मल पावर प्लांट में क्या करेंगे, हाई प्रेशर में स्टीम प्लेट्स पे लगाया जाता है तो वो उससे घूमता है। तो देयरफॉर ये जो शाफ्ट है इसके साथ लाइक प्लेट्स होंगी ऐसे कर, इस तरीके से। अब कुछ ना कुछ आके इसको हिट करेंगे तो ये घूमेंगे। अच्छा नहीं, इधर नहीं, सॉरी, इधर। ये काम करो, इधर घुमाता हूँ, चलो चलो ऐसे वापस कर, ठीक है। तो ऐसे हिट करेंगे, तो जैसे हिट करेंगे तो क्या होगा ना, ये ऐसे घूमेंगे कुछ ओमेगा से, ये शाफ्ट। तो शाफ्ट को घुमाने वाला कोई ना कोई होगा। अब ये घुमाने वाला कौन है ना, स्टीम पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में स्टीम का पावर हो सकता है, हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर का पावर हो सकता है, विंड पावर प्लांट में विंड आके इसको हिट करते हैं इस ब्लेड्स को तो उससे घूमते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग कि ये सारे प्रोस्पेक्टिव चीजें हो सकता है, ठीक है ना। और इससे घूमेंगे, घूमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये देखो ऐसे करके, तो जब ये घूमेंगे तो इसके साथ एक कॉइल होता है, ये वाला, ये कॉइल ऐसे होता है, ये पूरे सिलेंडर को घेर के हो, ओके। ये पूरे सिलेंडर को घेर के कॉइल होता है और वो कॉइल ऐसे लगता है, ये कॉइल एक्चुअली ऐसे है, ठीक है। फिर वो स्लिप रिंग वगैरह ये सब टाइप की चीज, तो स्लिप रिंग यहाँ पे होगा ऐसे करके, और फिर रिंग, एक सेट रिंग यहाँ पे होगा और एक सेट रिंग यहाँ पे होगा, फिर ये कार्बन ब्रश वगैरह आउटपुट। तो दैट्स मोर द स्ट्रक्चर है, लाइक थोड़ा सा क्लमजी डायग्राम हो गया, बट आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट अ फील ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग। तो ये है कॉइल और यहाँ पे मैग्नेट रखा जाता है, ये मैग्नेट है और इधर भी मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। सो दैट्स लाइक द स्ट्रक्चर। अभी ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में घूमेंगे और ये घूमने से ही सब कुछ होगा। क्या होगा वो जरा देखो, तो नॉर्थ से साउथ तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा ना, ये जो कॉइल है, ये देखो ये कॉइल है और उसके ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है। अब कॉइल घूमेंगे, ऐसे घूमे या चाहे ऐसे घूमे, वो तो डिपेंड करता है जैसे घुमा रहे हो। जैसे अभी मैंने इधर दिखा ऐसे, इधर से देख रहे हो तो क्लॉकवाइज, तो यानी ये जो कॉइल है अगर इधर से देख रहा हूँ तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है। ऐसे कुछ नहीं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज बेसिकली एसी जनरेटर। व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज एसी जनरेटर। इसमें क्या होगा ना, एसी करंट या एसी वोल्टेज जनरेट होगा। कैसे नहीं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है, अब मैं इसको थोड़ा सामने ला रहा हूँ, तो ये है वो कॉइल। वो कॉइल देख लो, तो दिस इज द कॉइल लाइन। अब साइड से देखो तो थोड़ा सा ये लाइन दिख रहा है, बट कॉइल एक्चुअली ऐसे। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इस वक्त अगर तुम देखते हो एरिया वेक्टर, तो ये होता है एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर। तो इस वक्त अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हो गया बी ए कॉस 90 यानी 0, ठीक है। लेकिन जैसे ये ऐसे हो जाएंगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, यानी अब हो जाएगा बी ए कॉस 0। फिर थोड़ी देर बाद ये क्या होगा, ये एकदम नीचे चला जाएगा, है ना, और घूम जाएंगे तो ऐसे नीचे आ जाएगा। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर फिर परपेंडिकुलर, फिर ऐसे हो जाएंगे, यानी अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर ऑपोजिट हो गया, यानी अब बी ए कॉस 90 सॉरी कॉस 180 हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से क्या होगा ना, फ्लक्स का वैल्यू बदलता रहेगा। तो अगर मैं एक जनरल पॉइंट पे या जनरल पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्लक्स का वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, यानी फ्लक्स हो जाएगा एन। एन इसलिए लिखा है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी होगा और बी ए कॉस थीटा तो है ही, तो एन बी ए कॉस थीटा। मैंने थीटा इसलिए किया है क्योंकि देखो ऐसे थोड़ी है कि मुझे 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 पे और उस पे स्टडी करना है ना। मैं तो जनरल स्टडी करूंगा, तो किसी भी एंगल पे तो लाइक जनरल एंगल थीटा, तो therefore the flux will become equal to NBA cos theta, therefore EMF will be minus of d phi dt। तो इसका डिफरेंशिएशन, तो NBA cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और एक माइनस भी है यानी साइन थीटा,
इनटू थीटा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी थीटा dt। अब ओमेगा तो वही होता है ना डी थीटा dt, तो दिस इज ओमेगा, ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा dt, तो मैं इसको तो ओमेगा भी लिख सकता हूँ ना। ये जो डी थीटा dt आया है, आई कैन एज वेल राइट इट एज ओमेगा, आई थिंक आई कैन डू दैट। Therefore, finally, I get the expression for EMF, and that is NBA sin theta into omega. So therefore, ये expression हो जाएगा equal to NBA और d theta dt क्या है, ओमेगा, ओमेगा into sin theta। अब NBA ओमेगा क्या होता है, तो NBA ओमेगा, तो these are all fixed quantities। जैसे इंडिया में ओमेगा क्या होता है ना, 100 पाई। से कहां से आ गया ना, एक्चुअली ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स एफ। ओमेगा एक्चुअली 2 पाई बाई टी होता है, बाई कैपिटल टी, तो 1 बाई कैपिटल टी को फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं, तो ओमेगा हो गया 2 पाई फ्रीक्वेंसी। बाय द वे, ये फ्रीक्वेंसी लगभग हर जगह सेम लगा जाता है, ठीक है। वो अलग बात है कि थोड़े से वैल्यू वेरी करता है, कैसे, जैसे देखना, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में और इंडिया में ये फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, स्टैंडर्ड वैल्यू। इसका क्या जरूरत है ना, देखो जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाया जाता है ना, उसमें फ्रीक्वेंसी का भी एक रोल रहता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सारे, उसमें फ्रीक्वेंसी का भी, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी का मैच नहीं करेगा तो इंस्ट्रूमेंट के फंक्शनैलिटी में थोड़ा सा दिक्कत आता है, कई बार तो बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, कई बार चीजें बड़ा फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होती है। तो देयरफॉर हर जगह फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड रखा जाता है, एक कंट्री में तो पूरे जगह स्टैंडर्ड, अक्रॉस कंट्री कई बार अलग हो जाता है। जैसे यूएस ने क्या कर रखा है, 60 हर्ट्ज कर रखा है और इंडिया ने 50 हर्ट्ज बना रखा है। तो इंडिया ने 50 हर्ट्ज बना रखा है, इसलिए इंडिया में ओमेगा हो जाएगा 100 पर। तो इन इंडिया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 50, so that is equal to 100 pi. In US, omega is equal to 2 pi into 60, and that is 120 pi. तो से यूएस ने 60 क्यों कर दिया, एक्चुअली देखो क्या है ना कि इंडिया हैज फॉलोड द यूके स्टाइल, तो यूके मतलब हो गया यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि हम तो उन्हीं के कॉलोनी थे, तो देयरफॉर यूके यानी ब्रिटिश ने जो किया तो उसी से स्टार्ट किया, तो हम उसको उस परंपरा को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। यूएस के लिए अपॉर्चुनिटी था नया बनाने का, तो उन्होंने उसको 60 कर दिया। अच्छा, इसमें ऐसे कुछ प्लस माइनस नहीं है कि इंडिया का खराब है और यूएस का ज्यादा अच्छा है या यूके का, ऐसे कुछ। द फ्रीक्वेंसी इज योर चॉइस, तुम 30 करना चाहो 30 करो, 60 करना चाहो तो 60 करो, 50 करना चाहो तो 50। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स 50 फॉलो करते थे, तो हम लोगों ने 50 फॉलो किया, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 100 पाई इंडिया में। लेकिन यूएस वालों ने 60 कर दिया। अच्छा, उनका लॉजिक ये था कि जब हमें एनीवे नया करना है तो 60 कर दो, क्योंकि 60 मतलब ये कि पर सेकंड, तो वो एक फायदा हो जाता है, क्योंकि सेकंड मतलब है ना, 60 के साथ वो मिनट सेकंड और वो सब 60 के वो है ना मल्टीपल, तो उन्होंने उसको 60 कर दिया। से तो 50 क्यों किया फिर इंडिया ने, इंडिया को तो 100 करना चाहिए था, क्योंकि 100 इज लाइक अ गुड नंबर। एक्चुअली देखो पता है 100 इज टू फास्ट, उसमें मशीन का वियर एंड टियर इतना ज्यादा हो जाता है कि लाइक वो फिर 100 इज नॉट अ वेरी प्रैक्टिकली फीजिबल आइडिया, वो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं, इसलिए इंडिया ने 50 बनाया, विच इज लाइक गुड नंबर, 100 का आधा हो गया 50, तो वो पार्ट भी रह गया और प्रैक्टिकली भी अच्छा लगता है, मतलब फीजिबिलिटी है। नहीं तो इतना फास्ट घुमाओगे ना 100, तो इतना ज्यादा वेयर एंड टेयर होगा कि लाइक फिर वो फाइनेंशियली इट वोंट बी अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है ना। चलो, सो दैट वाज अबाउट चॉइस ऑफ इंडिया एंड यूएस व्हेन इट कम्स टू ओमेगा। So therefore what I'm trying to say is that एक जनरेटर में नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रखेंगे, एरिया ऑफ द कॉइल, तो एक बार कॉइल बना दिया तो बार बार उसको चेंज तो नहीं करोगे, तो वो एरिया भी फिक्स हो गया। और डी थीटा dt ओमेगा वो भी इंडिया में फिक्स हो गया एज 100 पाई, 100 पाई। तो देयरफॉर ये सारे चारों क्वांटिटीज फिक्स्ड है, तो देयरफॉर ये वाला जो क्वांटिटी है ये पूरा फिक्स हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ई नॉट, फिक्स कर। तो देयरफॉर E is equal to E naught sin omega t। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो EMF बनेगा ये फ्लक्चुएट E वर्सेस साइन फंक्शन का ग्राफ है, देख लो साइन फंक्शन का ग्राफ है ना।
ओके, सक्शन में सेट की जितना ओमेगा जितना कम होगा उतना वेयर एंड टियर कम होगा, तो फिर इससे कम क्यों नहीं, इससे कम क्यों नहीं? ओके, यू नो देयर आर टू थिंग्स. नंबर वन इज दैट अगर ओमेगा कम करोगे, जैसे मान लो ओमेगा को आधा करो, तो फिर वोल्टेज भी तो यू नो आधा हो जाएगा. नाउ यू माइट से क्यों वोल्टेज क्यों आधा होगा? नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दो. अब एक चीज बताओ, एक तो जल्दी जल्दी घुमाओगे तो वेयर एंड टियर ज्यादा होगा, चलो मैं लॉजिक समझ सकता हूँ. लेकिन ये भी तो देखो कि अगर तुम उतना ही ईएमएफ चाहते हो और ओमेगा को कम कर दिया, तो एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और नंबर ऑफ टर्न्स में से कुछ बढ़ाओगे. एरिया बढ़ाने का मतलब क्या? तो वो इंस्ट्रूमेंट और बड़ा साइज हो जाना, डिफिकल्ट. मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा नहीं सकते हो बहुत ज्यादा, ठीक है ना. मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक लिटिल डिफिकल्ट टू इंक्रीज. मैग्नेटिक फील्ड बियॉन्ड ए पॉइंट इंक्रीज करना इज वेरी टफ. उसके अंदर एक मैग्नेटिक सैचुरेशन होता है, हमने डिस्कस नहीं किया, बट हम करेंगे कभी एक दिन. और एन है नंबर ऑफ टर्न्स. अब नंबर ऑफ टर्न्स भी अगर बढ़ाओगे तो फिर वो भारी हो जाएगा, फिर वेयर एंड टेयर होगा. तो इसलिए ये समझ लो एक कॉम्प्रोमाइज काइंड ऑफ ए थिंग कि ओमेगा बहुत कम करो तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के फिर वो बात बराबर बन जाता है, मतलब वेयर एंड टेयर ज्यादा ही हो जाता. तो देखो एक पर्टिकुलर सेट, ऑब्वियसली ये आज डिसाइड नहीं हुआ है, ये बहुत पहले डिसाइड हुआ था, लाइक ब्रिटिशर्स के टाइम, यानी मोर देन 100 years बैक ये डिसीजन हुआ था कि लाइक कितना कितना का क्या करना है ऑल. एंड देन वी आर फॉलोइंग दैट, कि हम लोग उनके कॉलोनी थे, तो देयरफॉर उन्होंने जो पावर प्लांट लगाए थे जो शुरू किए, वो तो ब्रिटिशर्स नहीं लगाए थे, तो उन्होंने 50 फिक्स किया. अब हम 50 को ही फॉलो. दैट्स द थिंग. इट्स मोर हिस्टोरिकल देन प्रैक्टिकल सच, ठीक है ना. मैग्नेटिक फील्ड लेकिन बढ़ाना मुश्किल है. मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक डिफिकल्ट टू इंक्रीज. अच्छा, इसमें क्योंकि पता क्या है ना, ये जो है ना एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, ठीक है ना. तो देयरफॉर बी आल्सो लिटिल बिट प्रिपेयर्ड फॉर अ 5 मार्क का क्वेश्चन इन बोर्ड्स, ठीक है ना. 5 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए भी तैयारी कर ले, क्योंकि उसमें एक तो इसका कंस्ट्रक्शन आएगा. कंस्ट्रक्शन में ये सारा बताना पड़ता है, कॉइल, मैग्नेट का रोल. अच्छा, अब आ जाओ स्लिप रिंग्स. देखो स्लिप रिंग क्या होता है ना, एक रिंग होता है जो कि एक वायर के साथ जुड़ा हुआ है और घूमता रहा है. तो अगर वो कोई घूम रहा है मान लो रिंग, तो उसके साथ टच कराना पड़ेगा. तो टच कराने के लिए हमने जो यूज किया वो है कार्बन ब्रश. नाउ यू माइट से कि ये कार्बन ब्रश का क्या रोल है. एक्चुअली पता क्या है, जब ये रिंग घूमता है ना, तो याद रखना ये रिंग 1 सेकंड में 50 बार घूमता है. 50 हर्ट्ज बताया था ना मैंने, यहाँ पे लिखा था ना. यानी 1 सेकंड में वो रिंग 50 बार घूम रहा है. तो यू कैन इमेजिन हाउ स्पीडीली द रिंग इज रोटेटिंग. अब बताओ, अगर एक रिंग घूम रहा है और अगर तुम उसके साथ एक वायर को टच कराओगे, तो वो इतना जल्दी घूमेगा ना कि वायर को फेंकता जाएगा बार बार. ये देखो ऐसे से होता है, सी इट फ्रॉम द साइड्स एंड स्लो मोशन, तो ऐसे से होता जाएगा, ऐसे होता है. लाइक मे बी आई विल शो इट लाइक दिस, ठीक है ना. ये देखो टच किया तो ऐसे से होता जाएगा, बार बार अटैच डिटैच होता जाएगा. क्यों? ये रिंग घूम रहा है और उसके साथ एक वायर लगाओगे, तो अच्छा वायर को फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फिक्स कर दो तो इन दैट केस तो वो वायर को ही लपेट लेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है. इसलिए वायर को अलग से लूजली ऐसे रखना पड़ता है. उसमें क्या होता है, अटैचमेंट डिटैचमेंट होता रहता है. अगर ऐसे होगा तो इन दैट केस क्या होगा, स्पार्किंग होगा, क्योंकि हर अटैचमेंट और डिटैचमेंट में क्या होता है, स्पार्किंग. तो ये तो कोई हेल्दी चीज तो है नहीं कि सर्किट में हमेशा स्पार्किंग चल रहा है. तो हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं, कार्बन ब्रश लगा देते हैं. ब्रश मतलब क्या होता है, देयर आर मेनी कांटेक्ट पॉइंट्स. ब्रश, अब वो रिंग ऐसे घूम रहा है ऐसे ब्रश कांटेक्ट, तो ब्रश के एक एक वायर के साथ भी यही होगा कि वो टच करेगा फेंक देगा, टच करेगा फेंक देगा, टच करेगा फेंक देगा, बार बार ऐसे होता है. लेकिन क्योंकि वायर में बहुत सारे ब्रशेस है, तो कोई ना कोई वायर्स तो टच कर रहे होंगे, या कुछ इस तरह समझ ले एट ए टाइम में भी अराउंड आधा टच करेंगे, आधा शायद छिटक जाएंगे, फिर वापस टच करेंगे, छिटक जाएंगे. आधा एक ऐसे नंबर ले लिया, आधा को इतना सीरियसली. पॉइंट इज दैट a good fraction of the wires will at least be in contact with that ring. तो उससे क्या होता है, स्पार्किंग नहीं हो पाएगा. ये पॉइंट. So therefore we are using a carbon brush, whereas actually what I need is something that will maintain contact. तो मुझे एक्चुअली कांटेक्ट के लिए चाहिए, पर ठीक है चलता है इतना तो, ठीक है ना, तो चलता है. So that's how. Okay. So the contact is maintained because of the carbon brush. और रिंग का तो काम घूमना है, तो उसी से आउटपुट निकाल के, तो that's more or less the construction.
इसके बाद एक और फिगर तुमको बनाना पड़ेगा फॉर 5 मार्क का क्वेश्चन, दैट इज कि वो जो अलग अलग ओरिएंटेशन में, तो हम लोग इसको पता है कैसे लिखेंगे, ऐसे we start off with like this. So I'm starting with a situation where the coil is like this. फिर कॉइल घूम जाएंगे, फिर कॉइल ऐसे घूम जाएंगे, फिर कॉइल ऐसे घूम जाएंगे, तो उसका जो एरिया वेक्टर वो घूमता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन चेंज किया, तो इसलिए इस बार मैं ले रहा हूँ एरिया वेक्टर ऐसे, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, ये इस बार का सिचुएशन। फिर मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये एरिया वेक्टर, ये थोड़ी देर बाद होगा। उसके थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ तो प्रॉपरली। मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, और इस बार जो एरिया वेक्टर वो ऐसे हो जाएगा, है। उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा, फिर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। तो इसका तो खैर मैं समझा चुका हूँ, इसलिए इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ये तो था कंस्ट्रक्शन अभी। अगर मैं फ्लक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो you get t is equal to 0, you get t is equal to 4, t by 4, ये हो जाएगा 2t by 4, ये हो जाएगा 3t by 4, और ये हो गया 4t by 4, यानी पूरा t। तो इसका जो पैटर्न बनेगा वो देख लो, तो ये हो गया फ्लक्स का ग्राफ ऐसे। ये हो गया फ्लक्स का ग्राफ, यानी फ्लक्स का ग्राफ बेसिकली कॉस का हो, है ना। तो ये मैं का ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो अगर तुम डिफाई dt देखते हो तो नेगेटिव आ रहा है ना, उसके बाद अगर तुम डिफाई dt देखते हो तो नेगेटिव आ रहा है, पर ईएमएफ क्या होता है, माइनस ऑफ डिफाई dt। ठीक है ना, तो यानी क्या हो गया ना, पॉजिटिव आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये सारे चीजें तुमको बनाने पड़ेंगे, प्लस इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल बताना पड़ता है कि किस चीज पे बेस्ड है, फिर डिस्क्रिप्शन कि फ्लक्स कॉइल ऐसे घूम रहा है तो फ्लक्स वेरी करेगा, फिर ये ग्राफ बना लेना, फिर फ्लक्स वेरी करेंगे तो फिर वो जो मैथमेटिकल डेरिवेशन किया, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड। लाइक ऑल दीस थिंग्स टुगेदर कैन फॉर्म अ 5 मार्क का क्वेश्चन फॉर सीबीएसई। वैसे तो ये टॉपिक का जो कंपटीशन का इंपॉर्टेंस है उतना कुछ खास नहीं, क्यों, हमारे लिए बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है वो जो लास्ट फॉर्मूला है, ई नॉट साइन ओमेगा। ठीक है ना, यानी E is equal to E naught
sin omega. Well, that is more or less the principle of a generator. ठीक है ना? तो मोटा मोटा जो है जनरेटर का यही प्रिंसिपल है, इसी पे जो है पूरा जनरेटर का फंक्शनिंग है, as you can see here. Okay, let me run off now. With that, we come to the end of the discussion. With that, we come to the end of the discussion on this particular chapter, and that is EMF. Yeah, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, that's it. And that is, suppose एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है, and that is y is equal to x square. ठीक है? और एक रॉड है, ये पूरा वायर है एक्चुअली, एक लंबा सा रॉड है, a long wire is there, और ये वायर जो है यहाँ पे इसको टच करते हुए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है? और ये y is equal to x square, और मैग्नेटिक फील्ड B है एज यूजुअल, ठीक है? लेट्स से B नॉट y माइनस k, ठीक है? क्वेश्चन इज ड्रॉ दी EMF versus T का डायग्राम that will be generated across the ends of the rod. So E is the EMF generated across the ends of the rod. So E is the EMF generated across the ends of the rod. चलो, go ahead. Aryan is asking what is the use of parabola? क्या यूज है? बिल्कुल है. तभी दिया. ये पैराबोला ही तार है, बाकी तो एक्स वाई तो जस्ट एक रेफरेंस है. ये तार नहीं है, ये तो बस ऐसे ही. ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से जा रहा है, ऑब्वियसली यहीं से स्टार्ट किया और v से जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड y के प्रोपोर्शनल, y कोऑर्डिनेट के. So maybe we can just describe the nature of the graph. I think that would be good. ये रॉड तो मेटेलिक है, ये रॉड है, ये रॉड ऐसे ऐसे जा रहा है और इस पैराबोला को टच करते हुए. पैराबोला भी मेटेलिक है क्योंकि वो तो वायर है. Also asked another question, that is AC करंट में E का मूवमेंट कैसे होगा? ऑसिलेशन टाइप. हाँ, वो तो आया था ना वो E नॉट साइन ओमेगा टी. आई थिंक उससे पता चल गया कि साइन फंक्शन है ना? पता चल ही रहा था.
So answer is also given. Answer there is 10 upon 38 into v to the power 5 by 2 t to the power 3 by 2. अच्छा 10 upon 3b. ओ अच्छा अच्छा, मैंने इसको 38 पढ़ लिया. हाँ 10 upon 3b. इतने डिस्टेंस से b जो है 38 हो गया. लिखा था. चलो ठीक है. लेट्स डू इट लाइक दिस कि देखो अल्टीमेटली ईएमएफ तो आएगा बीवीएल, है ना, किसी पॉइंट पे बीवीएल. तो बी तो बी नॉट वाई है. अच्छा वाई क्या होता है ना, वाई इज इक्वल टू वीटी, है ना. बी नॉट वाई है तो लाइक बी और वाई की जगह वीटी, बी इंटू वी इंटू एल. अब एल कैसा निकलेगा. और देखो ये इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है वीटी, और देखो y इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो यानी x कितना आ गया, है ना, रूट y. तो इसका x इधर है, x इधर है, तो इसका जो लेंथ होगा वो होगा 2 रूट y. तो जो लेंथ होगा वो होगा 2x, यानी 2 इंटू रूट y. और y तो vt है, यानी y क्या होगा, vt, तो यानी 2 इंटू अंडर रूट ऑफ vt. तो b v l इज द ईएमएफ. तो b तो b नॉट y और y है vt, तो b नॉट vt इंटू v इंटू l, यानी 2 अंडर रूट vt इज इक्वल टू 2 v स्क्वायर b नॉट इंटू, नहीं v स्क्वायर नहीं, v टू द पावर 5 by 2, 2 प्लस हाफ, तो v टू द पावर 5 by 2 एंड b नॉट 2 इंटू b नॉट इंटू v टू द पावर 5 by 2 इंटू t टू द पावर 3 by 2. ये आंसर है. नहीं नहीं, मैग्नेटिक फील्ड प्योर एक्स वाई प्लेन पे नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड बल्कि ये है एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर. ठीक है ना, सो दैट्स द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट. Okay, even Ansha also has changed the answer to this one. Then t to the power 3 by 2. तो बाकी तो कांस्टेंट है, t to the power 3 by 2 का ग्राफ है, तो लाइक t to the power 3 by 2 ग्राफ ऐसे. वाली बात है कि देखने में एज इफ के स्क्वायर है, ऐसा नहीं है. इज प्रोपोर्शनल टू t to the power 3 by 2. That's how the EMF will. ठीक है. चलो अब मैं इसकी एक और क्वेश्चन देना चाहूंगा, दैट इज ये एक वायर है जो कि थीटा एंगल पे है, लंबा वायर है. ये थीटा एंगल का वायर है. मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है और यहाँ पे 0 है. ठीक है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है या मे बी एक्सेलरेशन से जा रहा है. ये है और u 0. तो ये स्टार्ट यहाँ पे किया है, बिल्कुल यहाँ पे इस तरफ जा रहा है. ये स्टार्ट बिल्कुल तब किया जब ये एकदम बिल्कुल टिप पे था और बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द दिस थिंग जा रहा है. और मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड P 0 आउटसाइड है.
ठीक है, and it has acceleration a and initial velocity 0. इसका initial velocity 0 है, acceleration a है, तो slowly moving out है, ठीक है ना? So it is basically slowly moving out. तो तुमको बताना है again the same thing, and that is find out the EMF versus t का ग्राफ. चलो ग्राफ भी बनाना है और EMF का वैल्यू भी निकालना है ना. चलो गो अहेड. क्वेश्चन कुछ नहीं, बस एक वायर है, ऐसा मेटलिक वायर है जो कि बिल्कुल एज पे है, मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल एज पे है, देखो इनिशियली डॉटेड वाला लाइन, और ये वायर का सिस्टम ऐसे वायर है, ये मेटलिक वायर, और ये वायर ऐसे बाहर जा रहा है, तो इस पे देखना ईएमएफ जनरेट होगा इस वायर. अब क्यों जनरेट होगा? अब देखो अभी अभी क्या है कि ये सिचुएशन है, तो फ्लक्स इस एरिया के वैसे होगा, बाद में फ्लक्स इस एरिया के वैसे होगा, तो फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, एज ए कंसिक्वेंस ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है ना, ये चीज. अब वो कहीं एक जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा दो तो लाइक यू विल क्रिएट सम करंट एंड ऑल, वो सब तो चलो बात की बात है, मेन चीज तो ईएमएफ. एक बार ईएमएफ आ जाए तो रेस्ट विल ऑल फॉल इन प्लेस, ठीक है. गो अहेड, दैट्स द क्वेश्चन. हाँ सोम नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ. अब मैंने दिया भी है, देखो डायरेक्शन, एक्सेलरेशन दिया हुआ ए और इनिशियल वेलोसिटी 0 है. क्वेश्चन देखो, या बी इज कांस्टेंट, बी यहाँ पे कांस्टेंट है. Okay, Dev has given the answer and that is proportional to t to the power 3. Okay, Aryan has also given ki proportional to tq. वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक्सप्रेशन भी चाहिए था, तो चलो कोई नहीं. बेसिकली क्या होगा, देखो कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर. आई थिंक सिंपल. तो ये अगर हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो अगर ये पूरा थीटा होता है, तो ऑब्वियसली फिर ये थीटा बाय 2, तो ये तो मालूम है, तो ये हो जाएगा बेसिकली जो है तुम्हारा tan थीटा बाय 2, यानी हाफ ए टी स्क्वायर tan थीटा बाय 2. तो इसको डबल करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर इंटू tan थीटा बाय 2. लेकिन मुझे इस पूरे का लेंथ चाहिए, तो उसका डबल, यानी ए टी स्क्वायर tan थीटा बाय 2. तो ये एरिया हो जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है बेटा, ये क्रॉस और यहाँ पे 0. ये हो जाएगा इसका डबल, हाफ ए टी स्क्वायर tan थीटा बाय 2 का डबल, यानी ए टी स्क्वायर
tan theta by 2। तो ये हो गया बेस ऑफ द ट्राइंगल और ऑल्टीट्यूड तो है हाफ एटी स्क्वायर। So therefore area of the triangle will be equal to half AT square into, ये परपेंडिकुलर हो गया है ना, तो इज इक्वल टू हाफ ऑल्टीट्यूड इंटू बेस, बेस बोलते हैं AT स्क्वायर tan थीटा बाई, ये एरिया होगा। तो इससे क्या होगा, हम फ्लक्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। फ्लक्स हो गया इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो इसको ये साथ वो कर लो, तो बी ए स्क्वायर T4 tan थीटा बाई 2 अपॉन 4, ये हो गया फ्लक्स। ठीक है, तो देयरफॉर EMF will be equal to d phi dt। अब वो माइनस माइनस तो वो अपोजिट डायरेक्शन वगैरह के लिए यूज करेंगे, अभी तो फिलहाल तो मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, आई थिंक d phi dt से भी आ जाएगा। तो देयरफॉर EMF का जो मैग्नीट्यूड होगा d phi dt, दैट विल बी इक्वल टू लाइक T4 का 4 इधर आ जाएगा, तो t क्यूब यानी इक्वल टू b a स्क्वायर t क्यूब इनटू tan थीटा बाई, b a स्क्वायर t क्यूब इनटू tan थीटा बाई। ठीक है, ये कई उन्होंने दिया है, अंश ने भी दिए है, आर्यंत ने भी दिए हैं। ठीक है, यानी इस बार बेसिकली क्या होगा ना, टी के टी क्यूब के प्रोपोर्शनल, तो देखने में तो खैर ऐसे ही लगेगा, उससे तो नहीं पता चलता है, वो तो टी स्क्वायर टी क्यूब इकट्ठे बनाओ तब पता चलता है, पर अदरवाइज तो देखने में दोनों बराबर ही लगता है, जैसे है ना, अकेले अगर देखोगे तो दिस विल बी व्हाट प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, और थीटा पे भी डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, थीटा जितना वाइड होगा उतना ज्यादा एरिया होगा, तो उतना ज्यादा बनेगा। तो देखो tan थीटा बाई 2, ठीक है, आई थिंक दैट्स कंफर्टेबल नाउ। एक्सक्यूज मी सर, सर एक मिनट, एरिया वाला टर्म देखना, उसमें लेंथ आपने सही लिखी है क्या? देखो ये तो इसका अल्टीट्यूड है और ये थीटा बाई 2 है, तो ये tan थीटा बाई 2 वाले ये आ गया, इसको डबल कर दिया तो हाफ खत्म हो गया, तो 80 स्क्वायर tan थीटा बाई 2 के इसका बेस और अल्टीट्यूड, तो लाइक हाफ बेस, बेस यही वाला 80 स्क्वायर tan थीटा बाई 2 और इनटू अल्टीट्यूड व्हिच इज हाफ 80 स्क्वायर, तो इसलिए 1/4 और b a स्क्वायर और t4 और tan थीटा बाई 2। ओके उसके सर, बाद डिफरेंशिएशन में क्या होगा ना, वो 4t क्यूब तो 4 कैंसिल हो गया, इसलिए यार ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है, दैट वाज अबाउट योर वेरिएशन ऑफ t वर्सेस टाइम। तो इस बार क्या हो रहा है ना, t क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग, ये मैं थोड़ा विजुलाइज कराना चाहूंगा। आई डोंट नो तुम लोगों ने कितना जने जो है कितने जने जो है एक स्लेट करके होता था बचपन में यूज किया है, तो तुम लोगों ने शायद मेरे ख्याल से प्लास्टिक के यूज किए होंगे, स्लेट पेंसिल हम लोग कहते थे। तो हम लोग के टाइम ना वुडन स्लेट आता था और वो एक्चुअल स्लेट होता था, यानी उसमें जो है थोड़ा थोड़ा पत्थर वाला टाइप का चीज होता था। तो मैं बताऊंगा उसमें एग्जैक्टली क्या होता था। वो एक्चुअली पता क्या होता था, एक वुडन फ्रेम होता था और उसके अंदर एक पत्थर टाइप का चीज लगा होता था, और एक्चुअली चौक टाइप का चीज आता था, वो पेंसिल स्लेट हम लोग कहते थे, तो उसको हम लोग लिखते थे बचपन की बात कर। उस समय लाइक इट यूज्ड टू बी प्रीटी चीप एंड कागज वाज लाइक पेपर यूज्ड टू बी कॉस्टली, क्योंकि उसमें फिर पेन और वो सब, तो ये सब सस्ते में मिलता था। बचपन में हम लोग ने यूज किया। अब इसके एक दिक्कत और भी होता था, वो स्लेट ना थोड़ा सा हैंडलिंग ठीक करना पड़ता था, क्योंकि अगर उसको ऐसे गिरा दो ना तो बीच का पत्थर टूट जाता था। पत्थर टाइप का होता था, मतलब पतले से एक पत्थर टाइप का होता था और रफ टाइप का होता था, उसमें लिखा अच्छा जाता, तो स्लेट टूट जाता था। अब स्लेट जब टूट गया तो सिर्फ फ्रेम फ्रेम रह गया। अब फिर हम लोग उस फ्रेम को लेके खेलते थे। क्यों? ये देखो पहले क्या होता था कि ऐसे करके ना एक फ्रेम होता था, ऐसे करके वो छोटे छोटे कील से जुड़ा होता था, ऐसे करके, और यहाँ पे नॉब से जुड़ा होता था।
और बीच में वो पत्थर का स्लेट होता था जो कि इसके अंदर फिट होता था, तो वो ऑब्वियसली बनाया जाता था। अब ये अगर टूट जाए ये वाला बीच का, तो ये तो खत्म हो गया। वो जो बीच में पत्थर होता है ना, तो उसी से इसका रिजिडिटी बनता था, वो रिजिड रहता था। जब ये पत्थर टूट गया, अब तो ये फ्लेक्सिबल है, तो देखना अभी ऐसे से कर सकते हो, यानी इसको पकड़ के तो ऐसे ऐसे कर सकते हो, इसको भी पकड़ के ऐसे ऐसे कर सकते हो। क्यों? अब तो घूम सकता है ना, वो पतले पतले पिन के ऊपर अटैच्ड है। अब मेरा क्वेश्चन इसी के ऊपर है इंटरेस्ट, देखना इस पे सिमिलर क्वेश्चन है। सपोज आई से दैट इनिशियल इट्स अ स्क्वायर, और ये फ्लेक्सिबल फ्रेम है, और मान लो मैं इस तरफ v वेलोसिटी से ले जा रहा हूं इसको, और इस तरफ भी इसको v वेलोसिटी से ले जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली पता क्या होगा, जैसे जैसे तुम इधर को खींचोगे ना, तो वो छोटा होता जाएगा। और मान लो मैग्नेटिक फील्ड B है, ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग इज दिस, दैट t इज इक्वल टू 0, ये L है, और ये 90 डिग्री। लेकिन ऑब्वियसली 90 डिग्री तो रहेगा नहीं, ये 90 डिग्री से कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं दोनों तरफ से खींच रहा हूं ऐसे, तो दोनों तरफ से खींचूंगा तो ऐसे है, तो यानी कि ये थोड़ा थोड़ा सैंडविच होता जाएगा। तो यू टू फाइंड आउट EMF generated is a function of t and then plot. Magnetic field as usual is B है, तो बताइए, चलो go ahead. Okay, so मैं आज के अगर पिछले वाले क्वेश्चन में अगर नीचे भी B होता, यानी what he is asking probably is कि मान लो यहाँ पे B है और यहाँ पे भी B है, तब तो कोई फायदा ही नहीं है, और ये तो खैर बाउंड्री है, तब तो ये पूरा ही B हो गया ना, तब तो फ्लक्स में क्या चेंज आ रहा है ना, तो फ्लक्स में तो चेंज ही नहीं आया। फिर देखो फ्लक्स में चेंज चाहिए, unless the flux is changing, there is no EMF generated. ठीक है, देख लो अच्छे से।
मुश्किल है। चल कोई बात नहीं, तो लाइक लेट मी स्टार्ट द डिस्कशन, आई मीन दैट वुड हेल्प, है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद इसका वो चेंज हो गया, ऐसे हो गया, मान ऐसे ही होगा कुछ। और ये है लेट से x, ठीक है। तो अगर ये x होगा तो ये तो l है, तो ये बेसिकली हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या तो एरिया क्या आएगा फिर, तो एरिया आ जाएगा हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू 4 भी होगा, क्यों, क्योंकि 4 ट्राइंगल्स है, इंटू 4 यानी 2x इंटू अंडर रूट ऑफ huge expressions are coming up, I mean चलो कोई बात नहीं, जितना मैनेज हो सकता है उतना ही मैनेज कर पाओगे। चलो एनीवे, तो लाइक दिस इज एरिया, तो फ्लक्स आ गया यानी b into 2x into under root of l square minus x square। तो therefore EMF क्या आ जाएगा ना, इसका डिफरेंशिएशन यानी 2b into x का हो जाएगा dx by dt और अंडर रूट ऑफ l square minus x square प्लस 2b into x into इसका डिफरेंशिएशन दिया टू द पावर हाफ है, यानी 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ l square minus x square, है ना, और into minus 2x into dx। अब dx dt हम v लिखेंगे, यानी आ जाएगा 2b into v, और ये काम करता हूं मैं, अंडर रूट ऑफ l square minus x square कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा 1 minus 2 तो चलो कैंसिल हो गया, देखो क्या क्या आ चुका, b v और 2 तो कॉमन आ चुका है, तो माइनस x अपॉन ये भी कॉमन आ चुका है, तो यानी x अपॉन x स्क्वायर रादर अपॉन l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दैट्स द केस, ठीक है ना। तो इसको मैं 2x स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये कुछ ऐसे आ जाएगा 2bv इनटू, अब तो डिपेंड करता है किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर, तो इसके साथ एक अंडर रूट नीचे लगा दो बाद में, पहले करके फिर l स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये आ गया EMF का एक्सप्रेशन, ठीक है। देख लो अच्छे से, अभी x क्या है ना, तो x इज दिस, तो x क्या होगा ना, l बाई रूट 2 प्लस vt, ये v से जा रहा है, तो x विल बिकम इक्वल टू व्हाट ना, l बाई रूट 2 प्लस vt, बस ये पुट करना रहेगा, तो x इक्वल टू l बाई रूट 2 प्लस vt, यानी इनटू l बाई रूट 2 प्लस vt का होल स्क्वायर। देखो here also you might simplify a little bit, तो मुझे लगता है शायद l स्क्वायर वाला कैंसिल होगा, तो रूट 2 इधर आ जाएगा, तो आई थिंक क्या करना चाहिए, यानी रूट 2 bv बाई, अच्छा इधर भी एक वो आएगा x, है ना, इज इक्वल टू, यानी लंबाई एक्सप्रेशन l स्क्वायर माइनस
L/√2 प्लस VT का होल स्क्वायर, और इसका भी कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, देखना। आई थिंक 2L स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, तो जो भी हो रहा है देख लो, रहने दो। कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बनेगा। ऑफ कोर्स इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, वो तो देख के पता चल रहा है, isn't it? I don't think कि इसका कोई वो है, दोहरा है, तो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, पर ठीक है, एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन आफ्टर ऑल। x इक्वल टू VT, नहीं x इक्वल टू VT नहीं होगा इसके, वो पता है x इक्वल टू VT कब होता है, अगर मैं इसको ऐसे चिपका के रखता है, ऐसे अगर स्टार्ट करता, इस तरीके से अगर स्टार्ट करता, बिल्कुल चिपका के ऑलमोस्ट, तब खींच के x इक्वल टू VT कर रहे हो तब तो ठीक है, पर हमने स्क्वायर में स्टार्ट किया था, तो x हो गया L/√2 प्लस VT, तो वो थोड़ा सा एक्सप्रेशन को बड़ा कर दिया है। रेस्ट यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। अगर इस तरीके से स्टार्ट करते, हमने स्क्वायर से स्टार्ट किया ना, तो इस तरीके से करते, तो इन दैट केस x इक्वल टू VT आता, बिल्कुल आता। एनीवे, अब इसके वेरिएशन क्या होगा, अगर मैं देखता हूं तो एक्चुअली एक्सप्रेशन को वहां पे ना देख, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो देखो फाइनली x क्या हो जाएगा, फाइनली x का वैल्यू देखना L हो जाएगा, है ना, तो इट विल बिकम लाइक ऑलमोस्ट 0, क्योंकि 1 माइनस ये भी x L हो जाएगा, तो ये भी, लेकिन ये भी है ना 0 आ रहा है, तो 1 माइनस माइनस इंफिनिटी, है ना, तो एक इंडिटरमिनेट क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है ना, और L स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई अंडर ऑफ L स्क्वायर, ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रा करना वैसे मुश्किल है, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, ठीक है, नॉट सो इजी टू ड्रॉ दिस ग्राफ एक्चुअली, कि हमने x का ग्राफ नहीं लिया, हमने t का ग्राफ लिया, तो एटलीस्ट स्टार्टिंग का तो निकल रहा है, खैर ठीक है ना, इसका स्टार्टिंग में ही EMF जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, एकदम बिगिनिंग में ही इसका जो EMF है जनरेशन विल स्टार्ट, यानी ऐसे तो होगा, उसके बाद क्या होगा, x जैसे जैसे बढ़ेगा क्या आएगा, L स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई L स्क्वायर x स्क्वायर, यानी ये तो फ्रैक्शन रहेगा हमेशा, और L स्क्वायर x स्क्वायर ये घटेगा, है ना, तो इसका EMF जो है ना डिक्रीजिंग मोड में जा रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग मोड में किस तरीके से होगा इज लिटिल डिफिकल्ट टू ड्रॉ, क्योंकि नॉन लीनियर तो चलो ठीक है, यानी स्टार्टिंग EMF इसका ज्यादा होगा, क्योंकि पहले ना एरिया ज्यादा घटेगा, ठीक है, तो we have some kind of decreasing EMF, I mean, let's draw it like this, पर एग्जैक्ट नेचर अभी ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फिर वो स्लोप निकालना पड़ेगा, विच इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस, तो मैं इसलिए जाना नहीं चाह रहा हूँ, अभी काफी लंबा एक्सप्रेशन देख ही रहे हो, है ना, अब इसको एनालाइज करना वाला, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो मे बी व्हाट वी कुड हैव बेटर डन इज दैट हम लोग इससे स्टार्ट कर तो ज्यादा अच्छा रहता, आई थिंक शायद एक्सप्रेशन थोड़ा सिंपलर होता है ना, अगर मैं इससे करता तो क्या होता, ये भी आ जाता x इंटू L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये वाला, x के जगह फिर हम VT लिख सकते थे, ये एक फायदा, ठीक है ना, एटलीस्ट उसका नेचर ऑफ ग्राफ ना उससे निकाल लेते हैं, इससे इससे अगर हम करते हैं तो इन दैट केस यू नो इसको मैं t का फंक्शन बना दूंगा फिर, है ना, तो t का अगर मैं फंक्शन बनाता हूं तो इन दैट केस क्या होगा, b इंटू 2 इंटू x हो जाएगा VT इंटू L स्क्वायर माइनस b स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स, तो EMF क्या आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2bv इंटू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस b स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2bvt इंटू इसका डिफरेंशिएशन यानी 1 माइनस 1 अपॉन 1/2 इंटू L स्क्वायर माइनस b स्क्वायर t स्क्वायर इंटू माइनस 2v स्क्वायर t, यानी माइनस 2v स्क्वायर t, ये एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है,
ये ईएमएफ का एक्सप्रेशन है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कैंसिल, 2 बीवी तो इसमें भी आएगा कॉमन, है ना, तो यू विल स्टिल गेट 2 बीवी कॉमन। देखते जरा क्या एक्सप्रेशन है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ रहा है, कोई खास ज्यादा फर्क तो पड़ नहीं रहा। 2 बीवी, ठीक है, इनटू अंडर ऑफ एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, इनटू अंडर ऑफ एल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर इनटू 1 माइनस क्या आ रहा है, ये वी स्क्वायर टी, यानी 1 माइनस 2 पी वी कॉमन आ चुका है, अंडर ऑफ एल स्क्वायर प्लस कॉमन आ चुका है, यानी 1 माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, क्या आ रहा है, तो रूट वाला लेके, यानी 2bv into under root of L square minus v square t square into L square minus 2 v square t square by L square minus v square t square। ये अगर इससे करता हूं तब ये EMF का एक्सप्रेशन आता है। Even then it does not really help much, I mean इसमें कुछ खास हेल्प तो नहीं मिल रहा, ठीक है ना, बट एटलीस्ट एक एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग आ गया, ठीक है। अब इसका ट्रेंड क्या आएगा, तो एक काम करो, इसको हटा ही दो, है ना, तो ये अंडर आई थिंक डोमिनेटिंग टर्म तो देखो डिनोमिनेटर का हो रहा है, और अगर मैं t इज इक्वल टू उस पे देखता हूं, देखो इसमें भी फाइनली ये 0 आ जाएगा, और तब तक ये नेगेटिव भी आ रहा है, सॉरी ये 0 आ जाएगा, तो इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड जा रहा है। ग्राफ ड्रॉ करना टफ जॉब है ना, ग्राफ कैसे बनेगा, आई थिंक लेट्स टेक दिस इज द डोमिनेटिंग टर्म, तो लाइक आई थिंक दिस इज द ग्राफ दैट वी विल डू। इसका स्लोप देखो जरा स्टडी करके, यही ग्राफ आ रहा है, ठीक है ना, यही ग्राफ आएगा इसमें, ये स्लोप पे मतलब मैं न्यूमरेटर का डोमिनेशन मान रहा हूँ, तो न्यूमरेटर का डोमिनेशन मानता हूँ तो ये माइनस 2t टाइप का मतलब नेगेटिव वाला काइंड ऑफ स्लोप आएगा, तो देखो नेगेटिव स्लोप आ रहा है, और जितना तक t बढ़ेगा तो यू नो माइनस 2vt, जितना t बढ़ेगा उतना नेगेटिव स्लोप बढ़ता जा रहा है ना, ये आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा, इससे कुछ ऐसे आ रहा है, ये वाला ग्राफ आ रहा है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो यार माइनस 2t मतलब, और ये सब तो बेकार हो जाएगा, बाकी और भी आएंगे, लाइक बट इफ आई टेक दैट एज अ डोमिनेटिंग टर्म, तो जितना t बढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है ना, और डिनोमिनेटर भी घटता जा रहा है, तो लाइक और ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है, तो और ज्यादा नेगेटिव मतलब कहते हैं ऐसे, ये देखो एक रफ स्टडी बता रहा हूं मैं, तो दिस इज हाउ द EMF इज गोइंग टू वेरी इन दिस पर्टिकुलर केस। और फाइनली ना एक डिसकंटिन्यूटी है इन द सेंस कि जब t का वैल्यू vt का वैल्यू इक्वल टू l हो जाएगा, कभी ना कभी तो होगा, तो एकदम से इंफिनिटी पहुंच जाता है, ये वाला एक्सप्रेशन, वो अलग बात है कि उसके पहले ये नेगेटिव हो चुका है, तो लाइक देयरफॉर यू नो इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड आउट देयर, बट यस एक नेचर ऑफ ग्राफ तो ऐसे ही निकल रहा है, आई थिंक यू कैन आल्सो स्टडी दैट, ठीक है। So this would be the variation of EMF in this particular case, but हाँ इसका थोड़ा मैथमेटिकल फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे आ रहा है 2bv l, है ना, तो यानी स्टार्ट हो रहा है 2bv l, और थोड़ा सा इस तरीके से इसका डिक्रीजिंग नेचर ऑफ ग्राफ, ठीक है, एनालाइज करो इसका, और अगर ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो पूरा d dt का वो एक्सप्रेशन निकाल के देन यू टू एनालाइज की t इज इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, और t इज इक्वल टू 0 के बाद उसका वैल्यू डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग, तो मैंने एक रफ एस्टिमेट किया कि इसका
स्लोप जो है ना ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है, तो देयरफॉर इनिशियली कम नेगेटिव और बाद में ज्यादा नेगेटिव, सो दैट्स हाउ आई ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है ना। चलो, सो that was about EMF variation in this particular case. I think with that we have more or less come to the end of the chapter. I mean, इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से याद दिलाऊंगा इस दैट आर्यन दास की इसका ग्राफ हम ऐप से बना सकते हैं। हाँ, वो तो ट्राई करना पड़ेगा फिर, लाइक दैट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। आई मीन, तो पूरा फंक्शन को डालना पड़ेगा, तो मे बी यू कैन जस्ट ट्राई इट वंस एंड देन मे बी यू कैन रिवर्ट कि एग्जैक्टली ये ग्राफ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ठीक ही है ग्राफ, लेकिन मैंने पूरा डिटेल में नहीं गया। मैंने एक्चुअली न्यूमरेटर डोमिनेशन का एक पैरामीटर लगा के फिर हमने किया, तो उससे तो यही आ, ठीक है। बट फिर भी एक बार ऐप से चेक कर लेना, आई थिंक दैट विल बी ऑन द सेफर साइड, ठीक है ना। चलो, तो लाइक फिर से मैं रिमाइंडर देना चाहूंगा इज दैट Sunday I will again send a reminder to all of you that whatever you have planned in the last week, whether you have followed that or not, and you know आगे का भी प्लानिंग करो, so that देखो आप क्या है ना कि 12th के जो मेजर टॉपिक्स है वो तो देखो खत्म। अब मेजर टॉपिक बोलते एक ही बचता है, वो ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स, बाकी सब सेकेंडरी टॉपिक्स, तो लाइक दे विल बी ओवर इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो देयरफॉर अभी जो मेन चीज करो वो है एक तो 11th का रिवीजन, और 12th का जो है अब रिवीजन भी स्टार्ट करो, नंबर 1। और नंबर 2 इज दैट अब थोड़ा सा पेपर देना शुरू कर सकते, मॉडल पेपर्स। और मॉडल पेपर इसलिए मैं कह रहा हूँ बीच में दे दो, जैसे महीने में अभी फिलहाल 2 दे दो, तो यू माइट से मॉडल पेपर कैसे दें, सिलेबस तो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सिलेबस बचा है। सिलेबस तो बचा है लेकिन उसमें भी ना बहुत ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है ना। तो लाइक नॉट मच इज लेफ्ट, so therefore you can start doing model papers, maybe just do 2 a month right now, and once the syllabus is over in let's say around 2 months, so then you can do what, 4 a month, yani 1 per week, ये suggested रहेगा। but anyway those plannings we will discuss later on, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम लोग मंडे यू नो इसको कंटिन्यू करेंगे, और जो है मंडे हम लोग शायद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और संडे का रिमाइंडर फिर से संडे चार्ट जरूर बनाना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय। अरियन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस इसलिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो चार्ज को ऐसे भेजोगे ना, तो तुमने जो फील्ड पैटर्न भेजा ना, तो उसमें देखना ऐसे वापस आएंगे, वो तुमको देखना पड़ेगा फील्ड को देख के कि वो ऐसे से मुड़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, मुड़ता गया, मुड़ता गया, मुड़ता गया, ऐसे आएगा। तो कन्वेक्स लेंस जैसे हो गया ना, ऑप्टिक्स में भी यही होता है ना, ऐसे करके। तो वो एक बार फील्ड लाइंस का पैटर्न देख लो, देखना आई थिंक आ जाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर हैव अ गुड डे, बाय बाय।